हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 की साइंस में हम फिज़िक्स स्टार्ट आज कर रहे हैं और फिज़िक्स में हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी विल प्रोसीड टुवर्ड डिस्कसिंग अबाउट द मोशन, सबसे पहले हम जानेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि बाद में भी हम इस चीज़ पे फेस करके हमें ये पता नहीं होता है साइंस क्या होती है, फिज़िक्स क्या होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे साइंस क्या होता है, उसके बाद फिज़िक्स क्या होती है। उसके बाद हम एंटर होंगे हमारे पास जो कोर्स है, जो क्लास 9 का कोर्स है। सबसे पहले हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, उसमें हम मोशन पढ़ेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें किसी फील्ड में एंटर होना है, किसी फील्ड में एंटर होने से पहले हमें उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हमें वो ईगरनेस होगी, वो समझ आ सकती है। अदरवाइज़ हमारे पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा विदाउट नोइंग द कंसेप्ट, विदाउट नोइंग द दैट द need of that very we can say that field. Like if we are just going to study about the physics, we should be very well aware about the physics, what actually the physics is. तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। थोड़ा सा मैं बताऊँगा साइंस क्या होता है। क्योंकि देखो, अगर हमने किसी चीज़ में, किसी फील्ड में एंटर होना है, तो फील्ड में एंटर होने से पहले हमें उस फील्ड के बारे में जानना ज़रूरी है। देखो, साइंस हमारे पास निकला है वर्ड साइंशिया से, जिसका मतलब होता है टू नो। देखिए, अब इस लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करेंगे तो लिटरल मीनिंग यहाँ पर क्या है? नॉलेज। टू नो, नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो साइंस का मतलब क्या है? जानना है। तो साइंस हमारे पास, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा साइंस क्या होता है। साइंस हमारे पास, ये आपको रटा नहीं मारना है, कोई भी डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है। जो जानना है कि हम इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो ये फील्ड है क्या, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें। तो साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है, ये हमारे पास क्या है? नॉलेज है। अब आप बताएंगे साइंस अगर नॉलेज है तो उर्दू भी क्या है? उर्दू तो नॉलेज है, इंग्लिश भी नॉलेज है, सोशल साइंस भी नॉलेज है। ठीक है, वो भी नॉलेज है, बट मैंने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने कहा ये ऐसा नॉलेज है। अगर ऐसा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा, स्पेसिफिक नॉलेज। अब ये कौन सा किस्म का नॉलेज है? कहाँ से आ गया है? आसमान से आया है, कहीं और से आया है? अब हम वो जानेंगे। तो साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हम गेन करते हैं, जो हम हासिल करते हैं। किस तरीके से हासिल करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन। थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इस नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब भी उर्दू में ऑब्जर्वेशन थ्रू की ही हमारे पास इशार तो देता है, वो नॉलेज भी वैसे ही देता है। वो भी आपकी बात भी ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ होता है। अब मैंने यहाँ पर ये तो कंप्लीट नहीं किया, अभी तो मैंने आगे भी इसका बताना है। ये हमारे पास साइंस, हमारे पास एक ऐसा नॉलेज होता है जो हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारे पास साइंस में ऑब्जर्वेशन जो है वो पहला स्टेप है नॉलेज को गेन करने के लिए, फर्स्ट स्टेप। जो ही हमने उस चीज़ को, किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने क्या करना है? एक्सपेरिमेंटेशन। उस पे फिर एक्सपेरिमेंटेशन करना है। क्यों? ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। समझ आ रही मेरी बात है? ठीक और गलत करने के लिए हम इसको वेरीफाई करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। है ना डिफरेंस? मतलब जो उर्दू में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में जो नॉलेज गेन करते हैं, वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटेशन हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसका मतलब साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद किसी हद तक हम उसके एक्चुअल कंसेप्ट या एक्चुअल जो वैल्यू होती है या एक्चुअल जो हमारे पास उसमें क्या कहते हैं, वो कंसेप्ट होता है, वहाँ की ओर अप्रोच करते हैं। उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस। देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने रखा चेयर। ठीक है, यहाँ पर चेयर है मेरे पास, यहाँ पर रूम में। ठीक है कि नहीं? वो पिछले 6 महीने से एक ही जगह पर है। ठीक है, अब वो हमारे पास चेयर जो है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो 6 महीनों से एक ही जगह पर है। मैं इसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मैंने इसके बारे में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मुझे
इस पे साइंस सीखनी होगी, इसके बारे में नॉलेज सीखना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? तो मैंने चेयर को ऑब्जर्व किया, 6 महीने तक कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट अब क्या किया? एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैंने ये देखा कि ये जो हमारे पास चेयर है, इस चेयर को अगर अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी, अपनी पोजीशन अगर इसको चेंज करनी होगी तो क्या करना चाहिए? तो मैंने देखा, मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई की, ठीक है, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसको वहीं पर रखा, 6 महीने के लिए फिर भी वहीं रह गई, 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने, तो फिर से मैंने देखा कि ये वहीं पर है कंटिन्यूअसली। इसलिए मैंने इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक कंसेप्ट, एक नॉलेज सीखा। मैंने बताया कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन जो है, पोजीशन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी पोजीशन अगर वो चेंज नहीं करता है, तो मैंने उस चीज़ को कहा रेस्ट। क्या कहा? अच्छा, ये रेस्ट क्या है? ये कंसेप्ट है साइंस का, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? उस इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन जो है, पोजीशन चेंज करता है, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, मैंने उस कंसेप्ट को नाम दिया मोशन। क्या दिया? मोशन। यहाँ पर रेस्ट और मोशन जो है ये एक नॉलेज है। क्यों है? कि दोनों तो कंसेप्ट हैं। ये एक ऐसा नॉलेज है जो हमने गेन किया थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। इसी तरीके से जो कुछ भी हम सीखते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर इस पे लिख रहा हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप क्लास 8th में आपने साइंस में पढ़ा होगा, हम इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस सरफेस पे फ्रिक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये फ्रिक्शन कंसेप्ट है, साइंस का है, नॉलेज है। कैसे ज्ञान हुआ? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा, पहले स्मूथ सरफेस पर लिखने की कोशिश की, नहीं हो पाया, ठीक है कि नहीं? उसके बाद हमने रफनेस थोड़ी सी क्रिएट की, थोड़ा सा लिख ना पाए, उसके बाद और थोड़ी रफनेस अच्छी तरीके से, तो अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास साइंस। तो साइंस में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स यहाँ पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सब पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स हमारे पास एक फील्ड है, एक फील्ड है साइंस की। साइंस अब आप बताएंगे हम तो साइंस पढ़ रहे थे, अब इससे अंदर और घुसने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है कि नहीं? अब मसला यहाँ पर ये है कि हमारे पास एंटायर नेचर जो है, एंटायर वर्ल्ड जो है, बहुत कम्प्लेक्स है। हर एक चीज़ अपने आप में ही कम्प्लेक्स है। तो उस कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमने हर एक चीज़ों को अलग अलग से कैटेगराइज किया उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है। अगर हम नेचर में देखेंगे या हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारे पास जनरली अगर लाइफ के बेस पर हम देखते हैं तो हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट हैं। एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, ये लिविंग और नॉन लिविंग की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे सिंपल भाषा में नेचर। नेचर, अब नेचर क्या होता है? कुदरत। अच्छा, कुदरत क्या है हमारे पास? कुदरत हर एक वो चीज़ है जो ऊपर वाले ने बनाया है। हमारे पास एक तो चीज़ देखो, यहाँ पर फोकस रखना, जो ऊपर वाले ने बनाया। अब आप बताएंगे, जब मैं आगे बताऊंगा फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फ़ैन के बारे में पढ़ेंगे, अब बताएंगे तो ऊपर वाले ने नहीं बताया, बनाया है। लेकिन इन सब में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो नेचर है, ठीक है नहीं? इसलिए कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस अर्थ पे, वो नेचर है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो ऊपर वाले की देन है, ठीक है कि नहीं? हाँ, हमने मॉडिफाई किया, हमने टेक्नोलॉजी अप्लाई की, ठीक है कि नहीं? तो जो भी हमारे पास ये चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग है, ये हमारे पास है, नेचर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक लिविंग चीज़ है, दूसरा नॉन लिविंग चीज़ है। लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हम एक और फील्ड ऑफ साइंस में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, तो इसका मतलब ये है कि अलग सी फील्ड है। तो यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ेंगे लिविंग, तो हम क्या पढ़ेंगे? नॉन लिविंग। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स हमारे पास एक ऐसी फील्ड है साइंस की जहाँ पर हम नॉन लिविंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नॉन लिविंग नेचर के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर है क्या, ठीक है, हमने पढ़ा ये है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फेनोमिनाज। फेनोमिना मीन्स प्रोसेसेस। इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा लाइट। लाइट क्या है? नेचर है। ठीक है, कोई भी लाइट हमारे पास है वो नेचर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये है क्या, लाइट क्या है। तो हमने ये पढ़ा कि लाइट हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल कंसेप्ट हमारे पास है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये है क्या। अच्छा, अब ये फेनोमिना क्या है? हमने पढ़ा कि लाइट के साथ जितने भी एसोसिएटेड कंसेप्ट हैं, कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट डिस्पर्स होती है, एट्सेट्रा, जो भी है, जितने भी अभी तक हमने कंसेप्ट, अच्छा जितने भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े, इसका मतलब इतने ही फेनोमिना लाइट के नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड की एक लिमिटेशन है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट पढ़ा है किसी नेचर के बारे में, नहीं कह सकते। इवन अभी तक हमने हाइड्रोजन के बारे में भी कंप्लीट नहीं पढ़ा, एक सिंपल सा एटम है, ठीक है कि नहीं। तो हम नहीं कह सकते। हाँ, जितना हम जानते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लाइट की रिफ्लेक्शन को हमने पढ़ा, हमने मिरर बनाया, हमने माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया। हमने लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने इसका भी इस्तेमाल किया, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप में इस्तेमाल किया। डिस्पर्शन पढ़ा, बहुत सारी जगहों पर हमने इसको इस्तेमाल किया। मीन्स हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो फेनोमेना, किसी भी नेचर के फेनोमेना पढ़ने के बाद हम जिस चीज़ को, उन कंसेप्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। ये जस्ट बेसिक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम इस फील्ड में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? अब इस मोशन में अगर आप चैप्टर में देखेंगे, हेडिंग सिर्फ मोशन है, इसके अंदर हम रेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर में दिया गया है ऊपर हेडिंग टाइटल जो है गलत है, उनको मोशन और रेस्ट देना चाहिए था। वो इसलिए कि हमारे पास रेस्ट जो है और मोशन जो है एक ही बात है। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहा है, मोशन और रेस्ट एक ही बात है। ये एक ही बात है, जस्ट लाइक कि हमारे पास होल नंबर जो है, अगर 1 होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, ठीक है नहीं। तो 2 होल नंबर है, क्योंकि 1 की वैल्यू है, 0 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 होल नंबर नहीं है, 0 भी होल नंबर है। तो रेस्ट एक स्पेशल केस है मोशन का, स्पेशल केस है मोशन का, मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास मोशन में। अच्छा, मोशन जो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर हम जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे, या कोई बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं। इनके सब फेनोमेना जो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मोशन क्या होता है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट कोई है, कोई बॉक्स है, ये यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ पर। अभी मैंने कोई इसकी पोजीशन नहीं बताई है। अब यहाँ से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको पूछूंगा कि हमारे पास, हमने क्लास 5th में एक चैप्टर पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स फिजिक्स में नहीं, ये था मैथ में। ठीक है, मैथ में लाइन और एंगल में हमने एक सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट। ठीक है, वहां पर हमने कहा था पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये तो डिनोशन है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या था, पॉइंट हमें बताता है लोकेशन। अच्छा, लोकेशन क्या होती है, पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कभी पॉइंट डिस्कस करूंगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वहां पर पोजीशन होगी। मैंने ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, तो मैंने यहां पर पॉइंट डिनोट किया, मैंने कहा कि ये पॉइंट ए पर है, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं करेगा, मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, मैंने इसको ऑब्जर्व कर, देखो यहाँ पर साइंस में हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है, फिर जाके कंसेप्ट देना है। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, मतलब डैश डैश। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन ली। ठीक है, मैंने उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया, इसका ग्राफ ड्रा के जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो है, टाइम के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा, मेरे हिसाब से, मेरे मीन सराउंडिंग के हिसाब से और टाइम के हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट निकला रेस्ट का। ठीक है, तो रेस्ट एक स्पेशल केस है, मैं बताऊंगा किस तरीके से स्पेशल केस है मोशन का। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा,
टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से ध्यान रखना, यहाँ पर सराउंडिंग हमेशा जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, वो है हमारे लिए, ठीक है। कोई और नहीं है जो एनवायरनमेंट में, वो भी वही है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, हम कहेंगे इसको रेस्ट। तो ये आ गया हमारे पास कंसेप्ट। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हमने साइंस पढ़ा, हमने नॉलेज सीखा, हमने कंसेप्ट सीखा, हमने रेस्ट सीखा, क्या रेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए पर था, 2 मिनट के बाद मैंने देखा ये पॉइंट बी पर है, 3 मिनट के बाद मैंने देखा ये पॉइंट सी पर है, ठीक है। फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली कर रहा है, ठीक है। तो अब ये नया कंसेप्ट आ गया, पहले से तो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है किसके हिसाब से, टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो हम उस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, मोशन। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास मोशन और रेस्ट, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कहा था कि मोशन और रेस्ट जो है एक ही चीज़ है, इसको मैं इस चीज़ से आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक फ्रेज है या स्टेटमेंट है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में भी है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन है। अब कहेंगे ये क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में कैसे हो सकता है। अरे हम यहाँ पर जो मोशन और रेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। ये सब ऑब्जर्वर का कमाल है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कहाँ से देख रहा है। जहाँ से वो देखेगा उसको अकॉर्डिंगली लगेगा कि ये रेस्ट में है, मोशन में है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। ये है एक बंदा गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ पर ये बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ठीक है कि नहीं। ये एक दूसरे को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, ठीक है। ये भी सीट पे है, ये भी सीट पे है। अब ये सीट पे है, ये इसको क्यों घूर रहा है, ये फ्रंट सीट पे है, इसने इसको फ्रंट सीट नहीं दी, ये बैक सीट पे फटे पे है। मैं अब यहाँ पर ये रोड है, रोड के किनारे यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, दौड़ते हुए, ठीक है कि नहीं, दौड़ते हुए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं दौड़ते हुए आ गया तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, इन बंदों को देख रहा हूँ बाहर से। मेरे हिसाब से ये दोनों तो मूव कर रहे हैं, ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में है, मोशन, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर थे, देखो पहले यहाँ पर थे, फिर आगे गए, फिर यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर होंगे। मेरे हिसाब से तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, किस में है ये, तो ये मोशन में है। मेरे हिसाब से मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरे हिसाब से किस में है, ये मोशन में है। लेकिन इसके हिसाब से ये और इसके हिसाब से ये, अब ये ऑब्जर्वर है, इसके हिसाब से ये और इसके हिसाब से ये जो होगा, ये क्या है, ये अपनी पोजीशन चेंज तो नहीं कर रहे हैं, फ्रंट सीट पे हैं या बैक सीट तो वहीं पर हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से ये क्या है, रेस्ट में है। अब देखो यही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, तो दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन और रेस्ट जो है एक ही बात है। हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक हमारे पास जीरो जो होता है वो स्पेसिफिक केस होता है होल नंबर का, इसी तरीके से रेस्ट जो है दैट इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ द मोशन। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अभी देखो ये रेस्ट में है, मैं रेस्ट में हूँ, ये देख रहे हैं मुझे, जब ये गाड़ी यहाँ से जा रही है इनको लग रहा है मैं पीछे के लिए जा रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ, लेकिन मैं तो रेस्ट में हूँ। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा मैं रेस्ट में हूँ इसलिए क्योंकि अगर आसपास कोई बंदा होगा मुझे देख रहा होगा, उसके हिसाब से मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन इनके हिसाब से मोशन में हूँ, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट हमारे पास मोशन और रेस्ट का। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी हमने डिटेल में लेक्चर्स डिस्कस करने हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि मोशन क्या होता है। जो हमारे पास हेडिंग है चैप्टर की, टाइटल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दिस वॉज ऑल अबाउट an introduction about the motion, and hope you will find these lecture very fruitful, and I will be continuing this lecture uh, about science and mathematics from class 8th to class 10th. So thanks.